आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 25,000 के ऊपर इस समय कंफर्टेबल ट्रेड इंडेक्स करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन मिड कैप्स थोड़े से नरम पड़े हैं। एमजीएल आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। ये क्वार्टर मुझे याद है जब हम इसके नंबर्स एनालाइज कर रहे थे, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर उभर कर आया है। आज भले ही स्टॉक थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखा रहा हो, लेकिन इसका 1 महीने का चार्ट आपकी स्क्रीन पर रखेंगे। Q1 का मैं अपडेट तब तक दे देती हूँ। इनफैक्ट उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला है। रेवेन्यू आपको सिर्फ 1.5% ऊपर दिखाई दिया होगा 1590 करोड़ का, लेकिन EBITDA में 6% का इजाफा, प्रॉफिटेबिलिटी 7% बढ़कर आई है, मार्जिन्स बड़े हैं। क्या हुआ है एग्जैक्टली Q1 में, और हाल ही में कंपनी ने प्राइस हाइक्स भी अनाउंस किए थे, तो उसका कितना फायदा मिलेगा Q2 में, इस सब पर बात करेंगे। कंपनी के एमडी आशु सिंघल हमारे साथ है। सिंघल साहब, कांग्रेचुलेशंस, एक स्ट्रॉन्ग क्वार्टर, इनफैक्ट आपके ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम्स भी अच्छे रहे हैं। तो ये बताइए, ये Q1 तो एक फर्म क्वार्टर रहा, मजबूत रहा, लेकिन क्या Q2 ऑनवर्ड्स और जोर देखने को मिल सकता है, कंसिडरिंग आपने जुलाई में कुछ प्राइस हाइक्स लिए थे टू ऑफसेट राइजिंग एलएनजी प्राइसेस? जी, आप सही कह रहे हैं। Q1 हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रही है। वॉल्यूम ग्रोथ भी है, प्रॉफिट ग्रोथ भी है। ओवरऑल कंपनी के लिए अच्छा है, और आगे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि Q1 में एक थोड़ा सा इंडस्ट्रियल सेक्टर में थोड़ा वॉल्यूम कम हुए थे, वो भी वापस आ जाएंगे, तो आगे के क्वार्टर्स में परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। काफ़ी सारी सीएनजी की हमने स्कीम पिछले साल शुरू करी थी, जिसका इम्पैक्ट अभी देखने को मिल रहा है, और 4% Q4 वर्सेस Q1 सीएनजी में ग्रोथ है। तो ये नंबर आगे जा कर के सालाना, साल के अंत में हमें लगता है कि अच्छे ग्रोथ नंबर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। सर, एलएनजी प्राइसेस थोड़े से बड़े थे और उसका आपने उसे पास ऑन भी किया, करीब ₹1.5 और ₹1। ₹1.5 ऑफ कोर्स आपका सीएनजी बढ़ा, ₹1 पाइप कुकिंग गैस बढ़ा था। तो क्या इस समय वो पूरी तरह से फैक्टर्ड इन है, जो आपके लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ा था और आपने जो पास ऑन किया, या फिर आगे स्कोप है कुछ और प्राइस हाइक लेने का, और इसका इम्प्लीकेशन आपके मार्जिन पे रफली क्या रहेगा, क्योंकि Q1 में आपने मार्जिन को कुछ बेहतर किया है? हमें लगता है कि प्राइस हाइक हमने जो करना था वो कर दिया। आगे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनको कंसीडर करके हम प्राइस हर महीने देखते हैं, पर हर महीने हम प्राइस चेंज नहीं करते हैं। इंडस्ट्रियल एंड कॉमर्शियल सेक्टर में जो अल्टरनेट फ्यूल है, उनके हिसाब से प्राइस में माइनर एडजस्टमेंट होता है, बट सीएनजी पीएनजी के प्राइसेस इतनी जल्दी नहीं बढ़ाते हैं या कम करते हैं। तो हमने जो पिछला प्राइस डिस्काउंट दिया था वो मार्च में दिया था, और अभी कुछ समय पहले हमने ₹1.5 प्राइस पास ऑन किया है कस्टमर को, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारी बढ़ गई थी। तो प्रोक्योरमेंट कॉस्ट में हमने काफ़ी सारे स्टेप्स लिए हैं कि स्टेबिलिटी आए, वोलेटिलिटी कम हो, और आगे जाकर के अल्टरनेट फ्यूल की प्राइस के हिसाब से, एपीएम गैस की एलोकेशन के हिसाब से हम लोग प्राइस निर्धारित करेंगे कि कम करना है, ज़्यादा करना है। बट हम उसमें स्टेबिलिटी लाना चाहते हैं जहाँ तक संभव हो, और अभी भी हमारे जो प्राइसेस हैं सीएनजी और पीएनजी के, वो देश में सबसे कम है। सबसे सस्ती गैस जो है वो मुंबई और एमजीएल के द्वारा बेची जा रही है। जी हाँ सर, ऐसी स्थिति में फिर आपका एबिटा पर एससीएम जो लगभग ₹12 के आसपास आया है आई थिंक इस क्वार्टर में, क्या अब उसे और बेहतर करने की गुंजाइश है या नहीं? एबिटा पर एससीएम पे हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हमारे को वॉल्यूम ग्रोथ पे भी हमारा फोकस है। वो 10 से 11-12 रुपए के आसपास हम लोग समझ रहे थे कि एबिटा पर एससीएम गाइडेंस थी कि इस साल में हम लोग अंत तक बना पाएंगे। वही नंबर हम अभी बरकरार रखना चाहते हैं कि साल के अंत में 11 या 12 रुपए के आसपास रहेंगे, जो कंफर्टेबल लग रहा है आज की डेट में। ओके और क्योंकि आप फिर फोकस वॉल्यूम्स पर कर रहे हैं, अब Q1 में तो वॉल्यूम बढ़कर आया है, लेकिन FY25 के लिए क्या आउटलुक है वॉल्यूम्स के लिए, क्या आप एंटिसिपेट कर रहे हैं? लगभग 7% तो हमने दिया ही था, पर अभी जो Q1 की परफॉर्मेंस अच्छी है उसको देखते हुए हम थोड़ा सा 7% से बेटर भी परफॉर्म कर सकते हैं। 8% के आसपास नंबर आ सकते हैं अगर यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा और 1-2 क्वार्टर्स में। ये एक चीज मैं नोटिस कर रही थी आशु जी, और आपने आपने पहले मेंशन भी किया है कि गैस एलोकेशन थोड़ा सा कम हुआ है भारत में। इसमें कुछ पिकअप की गुंजाइश दिख रही है क्या? ऐसा लगना मुश्किल है, क्योंकि इसके 2 कारण हैं। जो डोमेस्टिक गैस है वो ओएनजीसी, ऑयल इंडिया और रिलायंस प्रोड्यूस करते हैं। तो रिलायंस वाली गैस को थोड़ा मार्केट प्राइस में बेचा जाता है एक सीलिंग के साथ। ओएनजीसी और ऑयल इंडिया की जो गैस है वो नेशनल प्लेयर्स हैं जो कि
डोमेस्टिक गैस प्रोड्यूस करते हैं, तो सीजीडीज का जो कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है। उसके कारण जो एलोकेशन है प्रो रेटा बेसिस पे हर एक सीजीडी कंपनी की थोड़ा कम हो रही है। अभी वो 65-66% के आसपास पहुंच गई है, जो 82-83% पे हुआ करती थी, जिसके कारण थोड़ा सा प्राइस हमने पास ऑन किया है। बट उसको काउंटर करने के लिए गवर्नमेंट ने कई स्टेप्स लिए, जैसे एचपीएसटी गैस को एलोकेट किया है प्रायोरिटी पे सीजीडी सेक्टर के लिए। एचपीएसटी मतलब हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर रिलायंस और ओएनजीसी की गैस है, जो थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली है एपीएम गैस से। तो ओवरऑल हमें लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस होंगे एपीएम में, बढ़ने की गुंजाइश थोड़ा कम ही लगती है। ओके सर, ओवरऑल लेकिन डिमांड कैसी उभर कर आ रही है सीएनजी और पीएनजी सेगमेंट के लिए, और स्पेशली सीएनजी कंसिडरिंग वो बजाज ने वो सीएनजी बाइक का भी अनाउंसमेंट किया, तो हम अज्यूमिंग वो बाइक लेकर आ रहे हैं तो उनको डिमांड और दिख रही है कि लोग चाहते हैं सीएनजी कार के बजाय एक टू व्हीलर का भी ऑप्शन रहे। क्या ये ड्राइव कर सकता है आपकी डिमांड को? आपका बैक ऑफ द एनवेलप कैलकुलेशन क्या कहता है? नहीं, सीएनजी एक अच्छा सेगमेंट है। हमारे पूरे वॉल्यूम में 70% जो सेल है वो सीएनजी में ही आती है। और बाइक जो बजाज ने लॉन्च की है, दैट इज अगेन एक बहुत वेलकम स्टेप है, बिकॉज एक नया मार्केट सेगमेंट हमारे लिए खुल गया है। और इसकी वजह से हमने अपने इंटरनल भी सीएनजी आउटलेट्स में एडजस्टमेंट शुरू कर दिए हैं। जिस तरह से वो डिमांड पिकअप करेगी, हम लोग भी देखेंगे कितनी बाइक्स आती है, कस्टमर का क्या फीडबैक रहता है, उसके हिसाब से हम आगे अपने कुछ डिस्पेंसर्स डेडिकेटली एलोकेट कर देंगे, जहां पर कि टू व्हीलर्स को सीएनजी भरी जा सके। हमारे अनुसार ये बहुत अच्छा वेलकम स्टेप है जो बजाज ने एक पूरे वर्ल्ड में इस तरह की बाइक्स कहीं भी अवेलेबल नहीं है जो उन्होंने डिजाइन करके लॉन्च करी है। तो ये सीएनजी के लिए, क्योंकि उस काफी सस्ती है सीएनजी बाइक की जो रनिंग है, अभी भी 50% कॉस्ट है डीजल की, पेट्रोल से सस्ती है सीएनजी और डीजल से 20% सस्ती है। तो बाइक की रनिंग कॉस्ट ऑलमोस्ट 45-50% पे आ जाती है एमजीएल के जो एरियाज है वहां पर, जो कि एक काफी बड़ा मतलब एक अट्रैक्शन है टू व्हीलर्स के ओनर के लिए कि वो लोग सीएनजी की बाइक पे जाएं। वो काफी इंटरेस्टिंग होगा। आई वंडर वो बाइक का फील कैसे करती है। आशु जी, आपने टेस्ट ड्राइव करने का कुछ प्लान किया है क्या? नहीं, आई वॉज लकी, मेरे को बजाज ने इनवाइट किया था लॉन्च पे, तो वहां मैंने बाइक की फील ली थी। ड्राइव तो नहीं किया, पर उस पे बैठ करके देखा था। अच्छी बाइक की लुक्स और मेक बहुत सुंदर रूप से उन्होंने इसको डिजाइन किया। एक और चीज जिस पर हमने पहले भी बातचीत की हुई है, आप इनफैक्ट ई मोबिलिटी सेगमेंट को भी केटर कर रहे हैं, तो FY25 में कितना कैपेक्स जाएगा ई मोबिलिटी में? लार्जली क्या प्लान है? हमारा डायरेक्ट कैपेक्स ई मोबिलिटी में नहीं है। हमने एक कंपनी है जो स्टार्टअप टाइप की कंपनी है, बहुत पुरानी नहीं है, बैंगलोर में वो सिचुएटेड है, उसमें हमने इक्विटी ली है जी। उस कंपनी में अपना कैपेक्स है, उसमें हमारा डायरेक्ट कैपेक्स नहीं होता है। तो उस कंपनी का अपना जो कैपेक्स प्लान रहेंगे 40-50 करोड़ के आसपास, जो भी उनका प्लान है वो लोग करेंगे, बट हम लोग उसमें डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। ये E3V इंडस्ट्रीज में जो आपने इन्वेस्ट किया था, तो और वहां पर निवेश नहीं होगा? जितना स्टेक है आप उसी तक सीमित रखेंगे? अभी हमने 90 करोड़ का वहां पे स्टेक लिया है, हाँ। और उसमें से एक इंस्टॉलमेंट दे चुके हैं, दूसरा इंस्टॉलमेंट अभी 1-2 महीने में देंगे। वो माइलस्टोन से लिंक्ड होता है, जब वो माइलस्टोन अचीव कर लेंगे तो 45 करोड़ का हम लोग उसमें डिसबर्समेंट करेंगे कंपनी को। बाकी कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आगे वो कुछ सालों में अच्छी ग्रोथ दिखाएगी कंपनी। सिंघल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड गुड लक फॉर FY25 सर। थैंक यू। तो MGL कंपनी ने कहा कि एक प्राइस हाइक आ चुका है, यहाँ से आगे प्राइसेस बढ़ने के फिलहाल आसार नहीं दिख रहे हैं। स्टॉक 3 महीनों में आप देखिएगा करीब 27% तक का इजाफा दिखा चुका है, लेकिन कंपनी आश्वस्त है कि वॉल्यूम ग्रोथ देखने को मिलेगा और CNG डिमांड में भी कोई कमी फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। लेंगे एक ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1 पर बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।